मुझे अभी भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि पिताजी ने मुझे इस राज्य की रानी बना दिया है। लेकिन अब जो भी हो जाए, पिताजी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपनी राज्य की रानी बनाया है, तो मैं रानी होने का सारा कर्तव्य निभाऊंगी। राजकुमारी अश्वा अपनी नेक दिली के कारण आज ही अपने राज्य की रानी बनी थी। तभी अश्वी की सौतेली माँ रानी और उसकी सौतेली बहन राजकुमारी वर्षा एकदम से कक्ष में आ जाती है। ये देखो, रानी बनने की खुशी में मैं क्या लेकर आई हूँ, ये कीमती ताज। अरे, ये तो बहुत सुंदर ताज है, पर ताज तो पिताजी ने हमें कल ही पहनाया है, इसकी क्या जरूरत थी वर्षा? तभी वर्षा उसके सर पर वो ताज रख देती है, जिससे अश्वा का पूरा जिस्म जलने लगता है। मैं जल रही हूँ, मुझे मुझे बचाओ वर्षा, ये क्या किया तुमने? हटाओ इसे। तुम खुद को बहुत सुंदर और समझदार समझती हो ना, और अपने इसी मक्कारी के जाल में तुमने पिताजी को फंसाकर इस राज्य की गद्दी को हासिल किया है। लेकिन तुम शायद भूल गई हो कि हमारे होते हुए तुम कुछ नहीं कर सकती। अब लो, बड़ा शौक था ना तुम्हें इस ताज को पहनने का और अपने सर पर सजाने का, तो लो, पहनो इसे। माँ, पिताजी, मैं जल रही हूँ। तुमने मुझे क्यों जलाया? तुम मुझे क्यों जला रही हो वर्षा? ऐसा मत करो, बड़ी माँ, बचाइए मुझे। क्या बड़ी माँ, बड़ी माँ? अब तू रोज ऐसे ही इस ताज को पहनकर जल जल कर तड़पेगी, और इस ताज का जहर रोज थोड़ा थोड़ा करके तेरे शरीर को झुलसाता जाएगा, और तू इससे भी बदतर होती जाएगी। ताज पहनते ही राजकुमारी अश्वा जलते हुए बदसूरत हो जाती है। आई थी बड़ी रानी बनने, अब पहले अपना झुलसा हुआ चेहरा तो ठीक कर लो, फिर बनना इस राज्य की राजकुमारी। बड़ी आई रानी बनने, अब मैं इस राज्य की रानी बनूंगी। सुंदरपुर राज्य में राजा वीर की 2 बीवियां थीं, और उन दोनों में से उनकी एक एक पुत्री थी। बड़ी रानी सुधा की पुत्री वर्षा, तो छोटी रानी रेखा की पुत्री अश्वा थी। राजकुमारी अश्वा जो सुंदर, सुशील और समझदार थी, जबकि उसके मुकाबले राजकुमारी वर्षा थोड़ा कम सुंदर मगर अंदर से जलन रखने वाली थी। जब एक दिन, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? पुत्री, हम राज्य के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? पिताजी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं भी आपके साथ राज्य के दौरे पर चल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप वहां जाकर क्या करेंगी? मैं तो वहां जाकर अपनी प्रजा की सेवा में व्यस्त हो जाऊंगा, और आप अकेली ऊब जाओगी। नहीं पिताजी, वहां जाकर मैं बिल्कुल भी नहीं ऊबूंगी। मैं आपके साथ हमारी प्रजा का ध्यान रखूंगी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालूंगी। और वैसे भी मैं आपके साथ राज्य के दौरे पर जाकर यही बात तो सीखना चाहती हूँ। इसलिए पिताजी, आज मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार मत कीजिए ना। कृपया करके हमें भी लेकर चलिए पिताजी। अरे वाह पुत्री, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। हमें लगता था आपको सिर्फ सजना संवरना ही अच्छा लगता है, लेकिन आप तो राज्यवासियों के लिए बहुत कुछ सोचती हैं। पिताजी, मैं सोचती ही नहीं बल्कि मैं करना भी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए, अब आपकी इच्छा है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। और फिर राजा ये कहकर राजकुमारी अश्वा को अपने साथ राज्य के दौरे पर ले जाते हैं, जहां वो अपने पिता के साथ राज्य के लोगों का दुख, सुख और उनकी समस्याओं का समाधान निकालती है। जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी वर्षा अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी कहाँ है? और ये आज महल में इतना सन्नाटा क्यों है? वो अश्व कहाँ है? मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है माँ?
पता नहीं, होगी यहीं कहीं। और तुम्हारे पिताजी तो शायद राज्य के दौरे पर गए हैं। रुको, मैं अभी किसी दासी से पूछती हूँ। दासी, ओ दासी, यहाँ आओ। जी बड़ी रानी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये बताओ कि महाराज कहाँ है और राजकुमारी अश्मा, वो भी कहीं पर नजर नहीं आ रही है। कहीं गई है क्या? जी बड़ी रानी, वो दरअसल राजकुमारी अश्मा महाराज के साथ राज्य के दौरे पर गई है। क्या? महाराज के साथ राज्य के दौरे पर गई है? मगर क्यों? महाराज उसे अपने साथ क्यों लेकर गए हैं? बड़ी रानी, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब महाराज राज्य के दौरे पर जा रहे थे तो राजकुमारी अश्वा ने खुद उनके साथ जाने की जिद की थी, जिसे देखते हुए वो उसे अपने साथ दौरे पर लेकर चले गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। और दासी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद दोनों माँ बेटी का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है जब राजकुमारी वर्षा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं थक गई हूँ रोज रोज ये सब कुछ देखते हुए। मैं भी तो सुंदर हूँ, मैं भी तो सुशील हूँ, लेकिन पिताजी हमेशा इस अश्मा को क्यों अपने साथ हर जगह पर लेकर जाते? बोलो ना माँ। पुत्री, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, महाराज ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मुझे भी इस बात से बहुत बुरा लग रहा है कि अगर वो अपनी एक पुत्री को लेकर जा सकते हैं तो तुम्हें भी उन्हें लेकर जाना चाहिए था। हाँ माँ, पिताजी ने बहुत गलत किया। आपको पता है, वो अश्मा जानबूझकर हर समय पिताजी के साथ उनकी प्रजा का जिक्र करती रहती है और उनसे मिलने और उनकी समस्या का झूठा समाधान निकालने का नाटक करती है। और अब आप देखिएगा, ये सब पिताजी को दिखाकर वो एक दिन इस राज्य को मुझसे छीन लेगी। नहीं मेरी पुत्री, मेरे ऐसा होते हुए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। खैर, तुम शांत हो जाओ और अब तुम्हें अपने कक्ष में जाकर आराम करना चाहिए। रानी सुधा ये कहकर वहां से चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ गांव का एक आदमी महाराज से कहता है, महाराज, जिस प्रकार आपकी पुत्री ने हमारी समस्या का हल निकाला है, हम सब इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम सब चाहते हैं कि आप हमारे राज्य की अगली राजकुमारी अश्वा को ही बनाएं, क्योंकि उनसे ज्यादा समझदार और निडर हमारे राज्य में कोई भी नहीं है। अरे हरिया, तुम ही नहीं बल्कि पूरा राज्य कहता है। खैर, जब समय आएगा तब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। खैर, अभी हम चलते हैं। हाँ हरिया काका, आप हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारी कोई भी और मदद चाहिए तो बेहिचक आप महल में आ जाइएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी मदद जरूर से करूंगी। राजकुमारी ये कहकर महाराज के साथ वहां से चली जाती है। जब कुछ देर बाद मंत्री जी महाराज के पास जाकर कहते हैं, महाराज, मुझे आपको कुछ अहम बात बतानी है। जी मंत्री जी, कहिए, क्या बात बतानी है आपको मुझे? महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने जंग का ऐलान कर दिया है और अब हमें जल्दी से जल्दी युद्ध के लिए यहाँ से निकलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? अगर मैं युद्ध पर निकला तो मेरे पीछे हमारे राज्य का क्या होगा और हमारे राज्य को कौन संभालेगा? जी महाराज, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मंत्री जी की ये बात सुनकर राजा कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, मुझे लगता है अब समय आ गया है राज सिंहासन की असली रानी का राज्याभिषेक करने का। महाराज, आपकी तो 2 पुत्रियां हैं, तो आप दोनों में से किसे रानी बनाकर इस ताज को पहनाएंगे? वो आपको कल खुद पता चल जाएगा। और अब आप जाइए और पूरे राज्य में ये ऐलान कर दीजिए कि मैं कल हमारे राज्य की अगली रानी का राज्याभिषेक करूंगा। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और फिर मंत्री जी ये कहकर वहां से चले जाते हैं। जबकि ये खबर राज्य समेत महल के अनेक कोनों में फैल जाती है। जब राजकुमारी वर्षा ये सुनकर
अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ, मुझे मुझे आपको कुछ बताना है माँ। हाँ पुत्री, बताओ ना, क्या बताना है मुझे, बताओ क्या बात है। माँ, कल पिताजी सारे राज्य वालों में ये ऐलान करने वाले हैं कि उनकी राज्य गद्दी की अगली रानी कौन बनेगी और वो खुद उसका राज्य अभिषेक करेंगे। लेकिन माँ, कल पिताजी किसे रानी बनाएंगे, बोलो ना माँ। ओह अच्छा पुत्री, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर महाराज से पूछती हूँ कि वो कल किसको राज्य की रानी घोषित करेंगे। हाँ माँ, जल्दी जाइए ना और पूछिए। वैसे मैं बड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से पिताजी मुझे ही रानी बनाएंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। खैर, मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। और फिर रानी सुधा ये कहकर महाराज के पास जाते हुए कहती है, महाराज, मैंने सुना है आप कल अगली रानी का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। तो फिर बताइए ना महाराज, राज्य की अगली होने वाली रानी कौन है, आपने किसे चुना है महाराज। रानी सुधा, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। रानी सुधा, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। मैं आपको या किसी को भी अभी कुछ नहीं बता सकता। राजा ये कहकर वहां से चले जाते हैं, जबकि रानी सुधा भी वहां से चली जाती है और अगले दिन महल में सबके सामने एक ऐलान करते हैं। हाँ तो मेरे प्रिय राज्यवासियों, जैसा कि मैंने आप सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है कि मैं आज हमारे राज्य की अगली रानी का राज्याभिषेक कर सकूं, तो वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी अश्वा है। और आज से हमारी गद्दी और ये शाही ताज इनका हुआ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बड़ी संतान तो राजकुमारी वर्षा है, तो आप राजकुमारी अश्वा को क्यों रानी बना रहे हैं? रानी सुधा, राजकुमारी अश्वा हिम्मती और बहुत समझदार हैं और वो हमारे राज्य को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं और मुझे उनके अंदर राज्य को विकसित करने की क्षमता दिखाई देती है, इसीलिए मैं उन्हें रानी बना रहा हूँ। और फिर राजा ये कहकर वो शाही ताज राजकुमारी अश्वा को पहना देते हैं और उन्हें इस राज्य की रानी घोषित कर देते हैं। जबकि ये देखकर वो दोनों माँ बेटी गुस्से में आग बबूला होकर महल के पीछे झील किनारे जाकर एक दूसरे से कहती हैं, पिताजी, पिताजी ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बड़ी मैं थी, पहली रानी आप थी, तो इस हिसाब से पिताजी को अगली पहली संतान को राज्य देना चाहिए था, मगर उस अश्वा ने मुझसे मेरा हक छीन लिया। माँ पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे होते ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, रानी रेखा ने मुझसे मेरे महाराज को छीना जरूर है, लेकिन मैं अब उसकी बेटी को अपनी बेटी का हक बिल्कुल भी नहीं छीनने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। माँ, आप क्या कर ही लोगी? अब तो राज्य अश्वा के हाथ में जा चुका है। सब्र करो पुत्री, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। खैर, अब तुम रोने में समय बर्बाद मत करो और चलो मेरे साथ। फिर रानी सुधा राजकुमारी वर्षा को अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है, जहां एक जादूगर अपनी जादू की शक्तियों को बढ़ाने की विद्या कर रहा होता है। रानी सुधा, आप यहाँ बताइए किस लिए आई हैं आप? हाँ जादूगर ताशा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा बताइए तो, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए रानी सुधा? और फिर जादूगर ताशा के पूछने पर रानी सुधा उसे बात बताती है, जिसे सुनकर वो कहता है, अच्छा, तो आप चाहती हैं कि आपकी पुत्री इस राज्य की रानी बने? ठीक है, मैं इसमें आपकी मदद जरूर करूंगा। और फिर जादूगर ताशा ये कहकर अपना जादू शुरू कर देता है और अपने जादू से वैसा ही शाही ताज बनाता है जैसा राजकुमारी अश्वा का शाही ताज होता है, और फिर उसे रानी सुधा को देते हुए कहता है, रानी सुधा,
ये जहर में डूबा हुआ ताज है। इसे आप जैसे ही अपनी सौतेली पुत्री अश्वा को पहनाएंगी तो तभी इसके जहर के जादू से वो बदसूरत हो जाएगी और फिर सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन जादूगर ताशा, तुम अपनी बात पूरी करो। लेकिन जैसे कि रानी सुधा मैं एक जादूगर हूँ तो मेरे जादू का एक तोड़ भी होगा। इसीलिए अगर राजकुमारी अश्वा उस नीले फूल के कभी भी संपर्क में आई तो ये जादू उल्टा आप दोनों पर हो जाएगा। जादूगर ताशा, तुम चिंता मत करो। उस फूल के बारे में जब अश्वा को पता चलेगा तभी तो वो जादू हम पर पलटेगा। फिलहाल तो अभी ये शाही ताज हम उसके सर पर सजाएंगे। और फिर वो दोनों माँ बेटी उस ताज को लेकर राजकुमारी अश्वा के कक्ष में जाती है और उन्हें ये ताज पहनाकर कहती है, अब बता, कौन है सबसे सुंदर, तू या मेरी पुत्री? बड़ी माँ, ये आपने क्या किया? बड़ी माँ, ये आपने क्या किया हमारे साथ? हमारे शरीर में बहुत जलन हो रही है। बड़ी माँ, हमें बचा लीजिए, ऐसा मत कीजिए बड़ी माँ। कभी नहीं। पहले तेरी उस माँ ने मेरा हक छीना और अब तू मेरी बेटी का हक छीन रही थी। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं इस राज्य की रानी बनूंगी। वो दोनों हंसते हुए वहां से चली जाती हैं, जबकि रानी अश्वा दर्द में वहीं रोती रहती है। जब 2 दिन बाद रानी अश्वा को होश आता है तो वो अपने माता पिता को सच्चाई बताने के लिए किसी तरह उनके पास जाती है, लेकिन वो उनके पास पहुंच ही नहीं पाती। जब वो देखती है, ये तुम क्या कह रही हो सुधा? अब इस राज्य की रानी अश्वा बन चुकी है तो वर्षा का रानी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज से 20 साल पहले इस रेखा ने आपको मुझसे छीना था और अब उसकी बेटी मेरी खुशियों का हक मेरी बेटी की खुशियों को कभी नहीं छीन सकती, कभी भी नहीं। सुधा दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी भी महाराज को आपसे नहीं छीना और न ही अश्वा को ऐसा कुछ सिखाया। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि इस राज्य की रानी बेटी वर्षा बने तो वही बनेगी रानी। तू चुप कर। तू क्या मुझे और मेरी बेटी पर तरस खाकर हमें ये राज्य भीख में देगी? हमें अपना हक छीनना बहुत अच्छे से आता है, समझी तुम? हाँ, और आज से मैं ही हूँ इस राज्य की नई रानी और अब ये ताज भी मेरा है। नहीं, हरगिज नहीं। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, और ऐसा तो हो चुका। और वैसे भी आप पिता नहीं, पिता के नाम पर कलंक है। इसलिए मैंने खुद ही अपना राज्य अपने आप से छीन लिया। और रही बात आपकी उस बेटी की, तो वो अब तक तो कहीं जलकर मर गई होगी। और रही बात आप दोनों की, तो हमारे साथ की गई नाइंसाफी की सजा तो आपको जरूर से मिलेगी। सैनिकों, इन दोनों को कैद कर लो। और फिर राजकुमारी वर्षा के हुक्म पर सैनिक राजा और रानी रेखा को कैद कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी अश्वा ये देख किसी तरह महल से भाग जाती है। हे भगवान, मैं इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊं और अपने माता पिता को आजाद करवा सकूं? तुम अगर ठीक होना चाहती हो तो तुम्हें नील कमल का फूल लाना होगा। अरे, ये आवाज किसकी है? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है इस पेड़ के अलावा। तुम मुझे मत ढूंढो, बस मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा ना, तुम बस मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहती हो ठीक होना तो तुम उस नील कमल के फूल को हासिल करो। मगर वो नील कमल का फूल मुझे कहाँ मिलेगा?
तुम्हें उस फूल को हासिल करने के लिए पाताल लोक के मौत के कुएं में जाना होगा, जहां तुम्हें खतरे से लड़कर उस फूल को हासिल करना होगा। राजकुमारी अश्वा उस रहस्यमयी आवाज को सुनकर कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं अपने माँ पिताजी को खुद बचाने के लिए उस नील कमल के फूल को जरूर हासिल करके रहूंगी। और फिर राजकुमारी अश्वा ये कहकर पाताल लोक के लिए निकल जाती है, जबकि दूसरी तरफ उसी पाताल लोक में तांत्रिक शक्ति पाने के लिए काली विद्या करता था। ओम भीम शम स्वाहा, हे काली शक्ति प्रकट हो और मुझे बता कि संसार में सबसे ज्यादा शक्तियां हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तांत्रिक दीक्ष के ऐसे कहने पर हवन कुंड से एक काली शक्ति निकलती है और कहती है, अगर तुझे सबसे ज्यादा शक्ति हासिल करनी है तो उस नील कमल के फूल को हासिल कर और बन जाए संसार का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक। मगर वो नील कमल का फूल मुझे मिलेगा कहाँ? ये तो तपस्वी भरमराज के पास है, आप जाके उन्हें ढूंढ, लेकिन उससे पहले तू अपनी जान किसी जानवर में डाल दे। मगर क्यों? समय आने पर तुझे खुद पता चल जाएगा। और फिर तांत्रिक अपनी काली विद्या से एक भेड़िए को पैदा करता है और उसमें अपनी जान डालते हुए उससे कहता है, मेरी जान अब तुम्हारे अंदर मौजूद है, इसीलिए अब तुम इसकी रक्षा करना। तांत्रिक दीक्ष ये कहकर उस तपस्वी को तलाश करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी अश्वा को पाताल लोक ढूंढते ढूंढते न जाने कितना समय लग जाता है। अब अचानक वो एक काली गुफा में जाती है, जहां वही खूंखार भेड़िया मौजूद होता है। अरे ये क्या, ये खूंखार भेड़िया किसी मासूम पक्षी का शिकार कर रहा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी चीर फाड़ कर रख दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें इसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, छोड़ो इसे। अश्वा ये कहना ही चाहती थी कि अचानक उस भेड़िए के हाथ में मौजूद वो बेजुबान पक्षी उड़ गया। ये देखकर भेड़िया गुस्से में बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे हाथ से शिकार को छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। अच्छा हुआ जो मेरे हाथों तुम जैसे खुखार जानवर से वो बेचारा मासूम पक्षी बचकर निकल गया। रही बात मुझे खाने की, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं राजकुमारी अश्वा हूं और मैं इतनी आसानी से किसी के आगे हार नहीं मानूंगी। ऐसा नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। और फिर राजकुमारी अश्वा ये कहकर वहां से भाग निकलती है, जबकि भेड़िया भी उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी अचानक भागते भागते वो एक मायावी जगह पर आती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? लगता है ये कोई मायावी जगह है। नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ काले पर्वत दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद लूं मैं? राजकुमारी अश्वा खुद से कहते कहते उस मायावी पर्वत पर चली जाती है। तभी अचानक एक काली खौफनाक जगह में उसका पैर चला जाता है और वो एक कुएं में गिर जाती है। बचाओ मुझे, कोई है यहाँ पर, बचाओ मुझे। पुत्री, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कौन है यहाँ? ये आवाज किसकी है और ये जगह कौन सी है? राजकुमारी अश्वा ये कहकर उस अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक उसके पास वो साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, पुत्री, मैं साधु भरमराज हूँ और जहाँ इस समय हम दोनों मौजूद हैं, वो जगह का नाम मौत का कुआं है। क्या? मौत का कुआं? लेकिन आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ उस तांत्रिक की कैद में हूँ। मगर क्यों? उसने आपको कैद क्यों किया है? तुम खुद अपनी आंखों से देखो।
साधु बाबा ये कहकर उस अंधेरे में एक दृश्य दिखाते हैं, जिसमें तांत्रिक दीक्ष उनसे कहता है, ए साधु, मुझे वो नील कमल का फूल दे दो। कभी नहीं, मैं तुझे वो फूल कभी नहीं दूंगा। उस फूल पर सिर्फ एक ही मनुष्य का हक है, और वो भी उसका जो ईमानदार, हिम्मती और दूसरों की परवाह करने वाला हो, ना कि तेरे जैसे राक्षस को। तू जानता है मेरे पास इस समय भी बहुत ताकत है। अगर तूने मुझे वो फूल नहीं दिया तो मैं तुझे मौत के कुएं में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। ठीक है, तुम मुझे कैद करो या मार डालो, मैं भी किसी की वो अमानत तुम्हें नहीं दूंगा। और फिर साधु बाबा के ऐसा कहने पर तांत्रिक दीक्ष गुस्से से उन्हें उस मौत के कुएं में कैद कर देता है। साधु बाबा, वही नील कमल का फूल तो मैं यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, मगर किसी लिए? और ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा झुलसकर नीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मुझे मेरी सौतेली बहन और सौतेली माँ ने मिलकर जहर में डूबा हुआ ताज पहनाया था, जिसकी वजह से मेरा बदन झुलसकर नीला पड़ रहा है और मुझे अब उस फूल की तलाश है। मगर तुम उस फूल का क्या करोगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस ये कहा गया है कि अगर मैं इसे हासिल कर लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और फिर राजकुमारी के ये कहने पर साधु बाबा उससे कहते हैं, ओह अच्छा, इसका मतलब तुम ही वो हो जिसकी मुझे तलाश थी। ठीक है, मैं तुम्हें वो नील कमल का फूल दूंगा, लेकिन उसे पाने के लिए पहले तुम्हें इस जलती हुई आग में उस भेड़िए समेत जलना होगा। पर साधु बाबा, मैं उस आग में गई तो मैं खुद भी मर जाऊंगी। यही तो वो खतरनाक परीक्षा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। साधु बाबा के ऐसा कहने पर राजकुमारी अश्वा कुछ सोचती है और फिर कहती है, ठीक है साधु बाबा, मैं अपने राज्य और माता पिता को बचाने के लिए इस अग्नि परीक्षा को जरूर दूंगी। तभी राजकुमारी अश्वा ये कह रही थी और अचानक उस कुएं में तांत्रिक दीक्ष अपने भेड़िए को लेकर आया और बोला, अब तुम दोनों का समय समाप्त। साधु और तू जिसने मुझे नील कमल का फूल नहीं दिया, अब तू इस अग्नि में भस्म होकर मरेगा। तांत्रिक दीक्ष ये कहकर उस कुएं के एक हिस्से में आग लगा देता है और अपना काला जादू साधु बाबा पर जैसे ही शुरू करता है, वैसे ही राजकुमारी अश्वा कहती है, तुझे साधु बाबा को नुकसान पहुंचाने से पहले मुझसे खुद को बचाना होगा। अरे तू तो एक मामूली सी मनुष्य है, तुझसे क्या मुकाबला करना। तभी तांत्रिक दीक्ष ये कहता है और अचानक राजकुमारी अश्वा भेड़िए को खींचते हुए आग में कूद जाती है और उनके आग में जाते ही भेड़िया समेत तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है। तभी राजकुमारी अश्वा सही सलामत साधु बाबा के साथ उस कुएं से बाहर निकलती है। साधु बाबा, मैं तो जिंदा हूँ, पर वो दोनों मर गए, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? बोलिए ना साधु बाबा। क्योंकि तुम हिम्मती और समझदार और लोगों की परवाह करने वाली रानी हो, इसीलिए ये लो नील कमल का फूल। और फिर साधु बाबा राजकुमारी अश्वा को वो नील कमल का फूल दे देते हैं, जिसे छूते ही वो पहले जैसी हो जाती है और फिर वो अपने राज्य लौटती है। और फिर राजकुमारी अश्वा अपने माता पिता को आजाद करवा देती है और वही दोनों माँ बेटी पर जादू उल्टा हो जाता है और उनका बदन जहर से झुलसने लगता है।